हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में क्या स्टार्ट किया था? आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। ओके, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने कहाँ तक टॉपिक लाया था? इलेक्ट्रोलाइट्स तक। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हम वाटर में डिसॉल्व करें या फिर मोल्टन फॉर्म में ले। सो सब्सटेंस इन एक्वस, ठीक है, दैट सब्सटेंस इन एक्वस फॉर्म, ठीक है, और इन मोल्टन स्टेट या फिर वो मोल्टन स्टेट में हो, ठीक है, दैट सब्सटेंस विच इज इन एक्वस फॉर्म और इन मोल्टन स्टेट एंड अलाउ, ठीक है, एंड अलाउ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है। क्योंकि इसमें क्या होगा? द सब्सटेंस इन एक्वस फॉर्म इन मोल्टन स्टेट गिव्स द आयन, वो क्या देगा? एक्चुअली आयंस देगा। दैट सब्सटेंस गिव्स द आयंस एंड अलाउड टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, या तो वो वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए या फिर वो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट इज ऑफ टू टाइप्स। सो देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के क्या हैं? दो टाइप है। ओके, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या कहा था? दैट इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस। अब ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस हमें कहां मिलेंगे? हमें मिलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसी में हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का टाइप मिलेगा और हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर जो है वो आगे भी क्लियर होगा। सो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं? दो हैं। सबसे पहला है दैट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला जो टाइप है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब किसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट तो बोल दिया, इसका मतलब उसमें हम वाटर में डिसॉल्व करें या उसको मोल्टन फॉर्म में ले तो वो आयन तो देगा ही डेफिनेटली, लेकिन स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस दैट सब्सटेंस, ठीक है, द सब्सटेंस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। जो सब्सटेंस वाटर में कंप्लीट डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो इसमें कौन कौन हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में? या तो एसिड हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बेस हो सकते हैं, या फिर कुछ सॉल्ट भी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। जैसे कि एसिड, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, इससे आपको क्या मिलेंगे? आयंस। क्या मिलेंगे? H+ और Cl-। लेकिन डिसोसिएशन कैसे होगा? कंप्लीटली। दैट सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसोसिएट। अगर 1 मोल्स ऑफ HCl लेते हो तो इससे 1 मोल्स ऑफ H+ और 1 मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन मिलेंगे। इसका मतलब ये कि मान लो कि यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल है, तो 100 मॉलिक्यूल टूटेंगे और वहां से 100 आपको H+ आयन और 100 आपको क्लोराइड आयन, यानी 100 मिलेगा। यानी यहां पर टोटल डिसोसिएशन हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है वो टूटेंगे और यहां से कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। सभी मॉलिक्यूल टूटेंगे टोटल, ठीक है। सो दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू द वाटर एंड गिव्स द आयन, ठीक है, वाटर में डिसोसिएट होगा और आयन भी देगा एंड गिव्स द आयंस, ठीक है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने एसिड के बारे में लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई बेस हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आपको कैटायंस और एनायन देगा और कंप्लीट डिसोसिएशन होगा।
इसको हम जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे इसके क्या होंगे, कंप्लीट डिसोसिएशन से आयन बनते जाएंगे, दैट्स सोडियम कैटायन और हाइड्रोक्सिल एनायन। ये आपको कैटायन और एनायन मिलेंगे। और कैसे होगा डिसोसिएशन, कंप्लीट होगा, 100% डिसोसिएशन होगा। जितने यहां पर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस कंपाउंड में, वो सभी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे, बॉन्ड टूटेंगे और इनसे कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होगा। ओके तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहेंगे भाई, इनको कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। दूसरा जो है वो है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसी को हमें खास तौर से पढ़ना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को ही पढ़ना है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम जो एग्जिस्ट होता है, यानी इक्विलिब्रियम जो यहां पर एग्जिस्ट हो रहा है वो कहां होता है, नॉन आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयंस इनके बीच में। ओके तो वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, यहां पर बोला था कि दैट सब्सटेंस विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू द वाटर। यहां पर क्या होगा, दोज सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होंगे, दोज सब्सटेंस विच dissociate to a small extent, which dissociate to small extent, बहुत कम अमाउंट में इसका डिसोसिएशन होगा। So those substance which dissociate to a small extent in water, ये वाटर में बहुत कम डिसोसिएट होगा। आयन तो देगा डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, वीक हो स्ट्रांग हो इलेक्ट्रोलाइट तो है, आयंस तो देने ही वाला है, बट यहां पर आयंस का फॉर्मेशन कम होगा। क्यों, क्योंकि उस सब्सटेंस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3COOH, क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड। ओके इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। होगा क्या, ये देखा जाता है कि इस एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसके कुछ बॉन्ड टूटेंगे, आयंस के फॉर्मेशन होगी, कुछ ही, वो पूरा कंपाउंड वहां डिसोसिएट नहीं हो रहा है, उसके पूरे मॉलिक्यूल्स में कैटायन और एनायन नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब क्या कि इसके कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे और जिससे आपको कैटायन और एनायन मिलेगा। अब एसिड है, ओके यहां पर कौन से कैटायन एनायन मिलेंगे, CH3COO एसिटेट एनायन और हाइड्रोजन यानी H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, और यहां पर एसिटेट आयन। तो एक कैटायन और एक एनायन आपको मिलते दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड लेते हैं, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, आप एवोगाड्रोस नंबर भी जानते हो, 1 मोल ऑफ कंपाउंड अगर लेते तो उसमें मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 6.023 × 10⁻23, 6.023 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन ये वीक है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिसोसिएट होंगे और वो आयन का फॉर्मेशन करेंगे। 100% डिसोसिएशन इज नॉट टेक प्लेस इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं कि दैट्स ऑफ दो सब्सटेंस विच डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर एंड गिव्स द आयन। आयन तो देने वाला है लेकिन कम देगा, लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम बन जाता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से जैसे प्रोडक्ट बन रहा है वैसे ही चांसेस होता है कि प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन जाए। इट्स अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, और ऐसी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। यहां इक्विलिब्रियम नहीं है, यहां फॉरवर्ड बिल्कुल रिएक्शन कैरिड हो रही है, यहां बैकवर्ड का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन यहां पर पूरा मॉलिक्यूल्स, पूरा कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट हो रहा है, आयंस फॉर्मेशन कर रहा है, और यही आयंस के कॉम्बिनेशन से फिर से रिएक्टेंट बन सकता है। ओके तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और ऐसे ही रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। और एक खासी बात इसमें क्या है, एक खास बात ऐसा है कि यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी प्रेशर, डेंसिटी, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, इनमें कोई चेंज नहीं होता विद टाइम। रिएक्शंस होगी लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी पर्टिकुलर स्टेज आएगी कि जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, इनमें चेंजेस नहीं होगा। तब हम कहेंगे कि भाई ये जो रिएक्शंस है ये केमिकल रिएक्शंस कहाँ है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इट्स अ स्टेट at which the measurable properties like pressure, colors, concentrations do not change with time.
कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का यहाँ पर चेंज नहीं होगा। ऐसी एक स्टेज आएगी और तभी हम कहेंगे कि वो रिएक्शंस कहाँ है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम कहाँ एग्जिस्ट हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो इस लेसन में, इस चैप्टर में हम डिटेल क्या पढ़ेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ओके तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि ये लिया एसिड है, इसी तरह से वीक बेस हो सकता है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है, ठीक है। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, इसको अगर हम एक्वस फॉर्म में लेते हैं तो ये क्या देगा, कैटायंस और एनायन। कौन से मिलेंगे यहाँ पर, हाइड्रोक्सिल क्या होता है, एनायनिक होता है, तो यहाँ पर NH4 ये कैटायनिक फॉर्म मिलेगा, मतलब आयन रहेगा। तो कैटायन और एनायन ये कहाँ कैसे मिलेंगे, एक्वस में ही मिलेंगे। ओके यहां पर भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं कि दैट दो सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट। ओके तो यहां पर तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है और यहां पर होता है वीक डिसोसिएशन होता है। तो ये डिसोसिएशन एक्चुअली मेजर कहां करते हैं, किस में मेजर करते हैं। ओके ये तो टाइप्स हो गए। तो ये डिसोसिएशन हम कैसे मेजर करते हैं, डिसोसिएशन मेजर किया जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। कहां मेजर, किस में मेजर करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको हम जनरली अल्फा से शो करते हैं, आप कोई भी लेटर से शो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली आपको बताएगा, परसेंटेज भी बताएगा कि भाई टोटल आपने कितना लिया था कंपाउंड और उसमें से कितना डिसोसिएट हुआ। हमने यहाँ अभी तक ये जाना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में पार्शियल डिसोसिएशन होता है और कम अमाउंट में डिसोसिएशन होता है। लेकिन वो डिसोसिएशन को हम मेजर कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। अब ये होता क्या है, ये एक्चुअली रेशियो होता है किसका, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट, उस सब्सटेंस का, उस इलेक्ट्रोलाइट का कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली। आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए थे, उसमें से कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो गए। मान लो आपका पेपर है 100 मार्क का और 100 मार्क में 100 मार्क्स का पेपर है, आपने सिर्फ 5 मार्क्स लिए, बहुत कम, पढ़ाई नहीं की ठीक से, 5 मार्क मिले आपको। यानी क्या मिला, यानी कितना हो गया इसका, 5 डिवाइड बाय 100 यानी क्या हो गया, 0.05 इतना, ठीक है। इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना हो गया, 0.05। हाँ अगर मैं पूछूं परसेंटेज में कितना, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे, ये तो वैल्यू हो गई अल्फा की, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ गेनिंग ऑफ मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। तो ये तो हो गया वो डिग्री जो आपके मार्क्स को गिन रही है। तो कितना हुआ, 0.05। लेकिन मैं बोलूं कि आपने परसेंटेज कितना लिया, क्या करना पड़ेगा, इसको 0.05 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेफिनेटली आंसर आएगा 5%। यानी आपने कितना मार्क लिया, 5% मार्क लिया ओनली। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप इन परसेंटेज में बता सकते हो, यानी उसको हम कहेंगे परसेंटेज डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे मिलेगा, आपको 100 में से 5 मार्क मिले थे, लेकिन मैंने पूछा परसेंट कितने मिले, तो आपने आंसर क्या बताया, 5%। कैसे, जो मिला उसको हमने 100 से मल्टीप्लाइड किया। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिलेगा अल्फा, उसको आप 100 से मल्टीप्लाइड कर दोगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा परसेंटेज डिसोसिएशन। ओके तो परसेंटेज डिसोसिएशन में हम क्या मेजर करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम क्या मेजर करते हैं, एक्चुअली डिसोसिएशन मेजर करते हैं कि कितना हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्मॉल एक्सटेंट में होता है। तो खास तौर से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम मेजर करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्यों, वो भी 1 मिनट में बता देता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, यानी मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स मैंने पहले लिए थे, अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लूं, किसके लिए, अल्फा की वैल्यू निकालता हूं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे मिलेगा बताओ। मान लो कि शुरुआत में हमने 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, ये 100 के 100 डिसोसिएट होंगे और इनसे 100 आपको H+ आयन और 100 क्लोराइड आयन मिलेंगे, ठीक है। यानी डिसोसिएशन कंप्लीट हुआ, कितने, उतने ही आयंस बने जितने आपने मॉलिक्यूल लिए थे। तो आंसर कितना आएगा, 1 इस केस में।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर मैं अल्फा को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सॉल्व करूं, ठीक है, अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्या मिलेगा यहां पर, क्या मिलेगा यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में? मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे? 100 ही लिए। यहां पर वीक एसिडिक एसिड के कितने लिए? 100 मॉलिक्यूल लिए, लेकिन मुझे 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यहां से मुझे कुछ ही मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन दिख रहा है, यानी मान लो कि इसमें से सिर्फ 25 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए हैं, जबकि 75 मॉलिक्यूल्स अभी भी वैसे ही है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर 1 आएगा? नहीं, 1/4। ओके, समझ में आ गया? यानी कितना आएगा इसका? 0.25। ओके, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 0.25। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितनी आती है? 1। यानी एक पॉइंट क्लियर हो गया। कौन सा? कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। ओके, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? अगर मैं इसको बोलूं, इसमें मैं परसेंटेज निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाइड, तो मुझे आंसर 100% मिल जाएगा। और इसमें अगर मैं परसेंटेज निकालने की बात करूं तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो मेरा आंसर 25% आएगा ओनली। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में परसेंटेज डिसोसिएशन बहुत कम दिख रहा है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पूरा 100% डिसोसिएशन दिख रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट बात आगे बढ़ेंगे कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स यानी खासतौर से वीक इलेक्ट्रोलाइट ही पढ़ना है, तो इसमें कुछ एसिड है, कुछ बेस है। ओके, किनको एसिड कहेंगे, किनको बेस कहेंगे, यानी हमारा नेक्स्ट क्लास का जो पार्ट होगा वो क्या होगा? एसिड बेस थियरी। कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड बेस के बारे में हमें बताया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच मैडम।